टाइम विद प्राइस क्या होता है? भाव, प्राइस और टाइम, समय का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप तुलनात्मक रूप से बायर और सेलर का अध्ययन करें, डिफरेंस पता कर लें कि बायर ने कितने समय में कितनी खरीदारी की, सेलर्स ने कितने समय में कितनी बिकवाली की, अगर आप उन दोनों को एक रियल अप्रोच से देख रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से देख रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि यहां पर नेक्स्ट फर्दर मोमेंटम अजम्पशन आपका क्लियर होगा कि क्या हो सकता है ना। इसमें देखिए, जब हम टाइम विद प्राइस की बात करते हैं तो एक बात समझिए कि हमारे माइंड से प्राइजेक्शन की जो इंडिविजुअल कैंडल्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत कम देखने को मिलेंगी। हमको क्या देखना होगा? बल्क नंबर ऑफ कैंडल्स, है ना। कैंडल्स का एक झुंड देखना होगा, हमको समय को समय से कंपेयर करना है ना। इसको कैसे करते हैं, जरा इस अप्रोच को समझिए। पहली बात समझिए, देखिए, पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि कैसे हम देखने की शुरुआत करेंगे। पहला मैंने आपको बताया ना, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी बाजार में बैठते हैं तो आपका पहला काम है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तीसरा काम है एग्जीक्यूशन। पहला पहचान, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा काम क्या है? ट्रेड प्लान, और तीसरा काम क्या है? एग्जीक्यूशन। तो अगर आप आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर लेंगे तो आपका ट्रेड प्लान बेहतर होगा, समय अच्छा मिलेगा और एग्जीक्यूशन उससे बेहतर होगा। ठीक है, सही प्राइस पर आपकी बाइंग या सेलिंग की ट्रेड्स एग्जीक्यूट होगी। तो देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? आपकी अप्रोच पहली तो ये होनी चाहिए कि कोई प्राइस पहुंच कहां रहा है, किस टेरिटरी को ट्रेड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को वहां पर कनेक्टिविटी में लाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, एक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो आपको क्लियर बोलना चाहिए कि जो प्राइस पिछली बार जहां से गिरकर नीचे आया है, देखिए फ्रेश सप्लाई की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके पहले यहां से 2-3 बार गिर चुका है ना, बिल्कुल सही से समझिए। मैंने कहा जो प्राइस प्रीवियस टाइम, अभी अभी रिसेंटली कहीं से गिरकर नीचे की तरफ आया और दोबारा वहीं पहुंचने की कोशिश करे, तो मैक्सिमम चांसेस हैं, अधिक से अधिक संभावना है कि प्राइस में दोबारा से यहां डिक्लाइन देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिलेगी। पहला काम होगा रिट्रेसमेंट, पुल बैक। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्लियर है। इसी तरीके से सपोर्ट, अनटेस्टेड सपोर्ट किसको कहते हैं? जहां से रिसेंट प्राइस प्रीवियस पास्ट अभी अभी रिसेंट चलकर गया और दोबारा उसी प्राइस के पास लौट रहा है, तो उसको हम कहेंगे सपोर्ट और अनटेस्टेड जोन। क्यों? वहां पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं खरीदारों के। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपको अपनी टेरिटरी का पता होना चाहिए। कोई प्राइस एक नियर बाई रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा है या नियर बाई सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। बात क्लियर हुआ? जितना मैंने बताया वो लॉजिक आपको क्लियर है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता लग गया कि जैसे अगर मैं कहूं कि कोई प्राइस रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है तो हमको क्या देखना है, वो कॉन्सेप्ट अलग होगा। कोई प्राइस सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है तो हमको क्या देखना है, वो कॉन्सेप्ट अलग होगा टाइम विद प्राइस का। ठीक है, अब टाइम विद प्राइस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिहाफ पे समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस के पास अगर प्राइस है तो प्राइस का बिहेवियर, व्यवहार कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, अगर सपोर्ट के पास प्राइस है तो प्राइस का बिहेवियर कैसा दिखना चाहिए? अगर हमें शॉर्ट करना है तो रेजिस्टेंस के पास और लॉन्ग करना है तो सपोर्ट के पास। ठीक है, तो देखिए यहीं पर टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक है, टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट अब बेसिकली है क्या, इसको समझ ले। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन को, बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट आपके लिए। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं टाटा मोटर के शेयर में 50 करोड़ की खरीदारी करने जा रहा हूं अगले 15 दिन में, अगले 15 सेशंस में मैं टाटा मोटर को एक्यूमुलेट करूंगा, 50 करोड़ के शेयर्स की मैं बाइंग को प्लान कर रहा हूं। ठीक है, ये मैं तो नहीं कर रहा हूं, ये कौन करता है? ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं? सॉरी, ये मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, इंस्टीट्यूशन का साइन क्या है? वो बल्क ऑफ ऑर्डर्स सॉरी, इंस्टीट्यूशन का साइन क्या है? वो बल्क ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। वो पहले से ट्रेड प्लान बनाते हैं कि उनको SBIN में अपनी पोजीशंस को प्लान करना है, 1-2 हफ्ते की खरीदारी पहले से प्लान होगी कि कितना कैपिटल डिप्लॉय होना है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि अगर मैंने पहले से सोच लिया, आप मुझको इंस्टीट्यूशन समझ लीजिए, और मैंने कहा कि मैं 50 करोड़ की एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर टाटा मोटर में पोजीशन बनाऊंगा अगले 15 दिन में, तो मैंने टाइम ड्यूरेशन क्या रखा? मैंने टाइम ड्यूरेशन रखा है 15 ट्रेडिंग सेशंस।
ठीक है, और कितना कैपिटल डिप्लॉय करने जा रहा हूं, 50 करोड़ का। ठीक है, अब मैं जितना जानता हूं अपनी बाइंग के बारे में जानता हूं, ठीक है, सामने से सेलर्स क्या करने वाले हैं वो हमको नहीं पता। अब सेलर्स ऐसे समय पर अगर 100 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कर लें कि 100 सीआर के उनको जो पोजिशनल शेयर्स उनके पास रखे हैं उनको उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उनका टाइम ड्यूरेशन है 6 से 7 दिन। ध्यान से सुनिएगा, 6 से 7 दिन। ठीक है, तो क्या होगा प्राइस एक्शन, जरा माइंडसेट साइकोलॉजी को बिल्डअप कीजिए। देखिए बहुत ध्यान से, एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैं आपको बता दूं इतना लॉजिकल प्राइस एक्शन हमारे ट्रेडर्स जो सीखते हैं, पॉसिबल है नहीं जल्दी इन चीजों को सीखना। ठीक है, ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। लाइव मार्केट में जो अभी सीख रहा हूं ना, जो भी आपको सिखा रहा हूं, ये लाइव मार्केट में मंडे को हमारे ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे, मैं साथ में बैठकर ट्रेड कराता हूं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि जो सीखा उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट से कुछ नहीं होता। अब एक बात बताइए, पहले बायर ने बाइंग प्लान किया ना, पहले बायर ने बाइंग प्लान किया कितने, 50 करोड़ से 15 ट्रेडिंग सेशन में डालना है। ठीक है, तो एवरेज पर ट्रेडिंग सेशन कितना पैसा आ गया, 15 तिया 45 होता है सर, लगभग मान लें 3.25 करोड़। ठीक है, 3.25 करोड़ से खरीदारी हो रही है। अब देखिए, जब भी बायर 3.25 सीआर की बाइंग करेगा तो प्राइस एप्रोप्रिएट ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। डिमांड दिखेगी प्राइस में इंट्राडे में कि प्राइस चल कर गया कि टाटा मोटर अगर 700 का है तो 705 706 तक जाएगा, और जाने में समय लेगा क्योंकि 3.5 करोड़ की खरीदारी है 3.25 करोड़ की, तो प्राइस 700 से 705 या 6 जाने में 2 से 3 घंटे का समय लिया। ठीक है, ये क्या हुआ, प्राइस चल कर गया क्योंकि उसमें एक वॉल्यूम आया, खरीदारी एक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, और एक सर्टेन टाइम में हुआ और सर्टेन कैपिटल से हुआ कि 3.25 करोड़ से आज के सेशन की खरीदारी बायर्स के द्वारा की गई, तो प्राइस लगभग 2 से 3 घंटे में चल कर गया कितना, 5 रुपए 6 रुपए 7 रुपए, ऐसा मोमेंटम प्राइस ने किया। ठीक है, अब देखिए बाय सेलर्स का प्लान क्या है, 100 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन और 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में। इसका मतलब है सेलर्स पर सेशन 12 से 13 करोड़ 14 करोड़ की बिकवाली करेंगे, और बायर्स कितनी पर सेशन खरीदारी कर रहे हैं, 3.25 करोड़। इसका मतलब है जब बायर्स का ये मोमेंटम खत्म होगा तो सेलर्स जब सेलिंग करने आएंगे तो उनकी 12-13 करोड़ का पैनिक कितना होगा, इससे 4 गुना, मान रहे हैं ना, 4x। इसका मतलब है अगर 3 से 4 घंटे में प्राइस 6 से 7 रुपए चला है तो अगले 3 से 4 घंटे में प्राइस 6 चौकू 24, लगभग 24 से 25 रुपए गिरेगा। ठीक है, तो पहले बायर को देखिए, ये वॉल्यूम हमको देखने को नहीं मिलेंगे, ये कोई हमको डाटा बताने नहीं आएगा, तो हमको इस प्राइस को देखकर अजम्पशन करना होगा कि कौन स्ट्रॉन्गर फेज में है, डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। तो जब 3 घंटे में कोई प्राइस 6 रुपए या 7 रुपए चला था तो आपको क्लियर हुआ ना कि उसकी खरीदारी का जो वॉल्यूम था वो कम था कंपैरेटिवली, जो सप्लायर ने सप्लाई दी 12-13 करोड़ की, उसके कंपेयर करने पर आपको पता लगा कि सेलर्स की सप्लाई यहां पर ज्यादा है और बायर्स की डिमांड यहां पर कम है, जब तुलनात्मक रूप से आपने दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, अब प्राइस चलने में 2 से 3 घंटे में 6 से 7 रुपए चल पाया, और 2 से 3 घंटे में गिर कितना जाएगा, 20 से 24 रुपए। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि अब आप नेक्स्ट ट्रेड प्लान करने का सोचेंगे तो क्या आप कहेंगे शॉर्ट साइड। क्यों, सेलर स्ट्रॉन्ग दिखता है टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट में कि कोई भाव 3 घंटे में 4 रुपए चलकर गया और वही भाव अगले 3 घंटे में 20 से 25 रुपए गिर गया, तो अब मैं शॉर्ट साइड हूं क्योंकि एवरेज सप्लाई सेलर की ज्यादा है, वो कल भी यही काम कर सकता है, अगले सेशन में भी यही काम कर सकता है। तो अब मैं शॉर्ट साइड बैठूंगा जब तक कि टाइम विद प्राइस का ये एस्पेक्ट पूरी तरीके से चेंज नहीं हो जाता, जब तक बायर सर्टेन टाइम में ज्यादा खरीदारी ना कर ले किसी सेलर से, तब तक मैं सेल साइड ही से सोचूंगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर हुआ टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट। देखिए कोई प्राइस एक निर्धारित समय में 10-15 पॉइंट का मोमेंटम करे और उसी निर्धारित समय में डाउन साइड 20 से 25 पॉइंट का मोमेंटम करे, तो आप कंपैरेटिवली समझ लेंगे ना सेलर स्ट्रांग है। इसी तरीके से कोई प्राइस 10 पॉइंट गिरता है 1 घंटे में और 20 पॉइंट चलता है, 15 पॉइंट चलता है उसी अगले 1 घंटे में, तो बायर यहां पर स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ। तो अब वॉल्यूम को देखने की जरूरत रहेगी क्या, तो टाइम विद प्राइस, प्राइस कितने समय में कितना चला और कितने समय में कितना गिरा,
अगर तुलना कर ली जाए तो लगभग लगभग क्लियर हो जाता है डिमांड ज्यादा है या सप्लाई, और जो पोजीशन जिस समय ज्यादा बिल्डअप हो रही होंगी, एक ट्रेडर का काम है उसी ट्रेंड के साथ बने रहना। मैंने आपको एक पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर कर दी, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर किसी रेजिस्टेंस के पास, मैंने पहले बोला कि किसी टेरिटरी में, किस टेरिटरी में प्राइस ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस के पास, तो प्राइस चलकर जा रहा है 5 6 7 रुपया और गिर रहा है उस रेजिस्टेंस से 8 9 10 रुपया, तो इसका मतलब है यहां पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, आपको एक और गिरावट का मौका मिल सकता है। बात क्लियर हुआ। अब किसी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है जो कि अनटेस्टेड जोन है, और वहां प्राइस गिर रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, 8 9 रुपए गिरा, 4 5 घंटा ले लिया। जैसे बैंक निफ्टी है, 300 पॉइंट का करेक्शन किया लेकिन 3 से 4 घंटे लिए, और वही 300 पॉइंट दोबारा से सपोर्ट से पुल बैक आने में मात्र 20 से 25 मिनट लगा या 1 घंटा लगा। तो बायर यहां पर स्ट्रांग है कि नहीं, लिक्विडिटी ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो यहां पर बाइंग प्लान करना चाहिए। टाइम विद प्राइस का एस्पेक्ट, कोई इंडिकेटर का जरूरत नहीं, प्राइस खुद में एक टूल है, अगर उसको टाइम के साथ आप देख रहे हैं। अच्छा, टाइम दिखता कहां पर है, देखिए नीचे ये डेट्स लिखी, टाइम लिखा है, डेट लिखेंगे, जैसा आप टाइम ड्यूरेशन रखेंगे, जैसे 10 मिनट का टाइम फ्रेम है तो देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, एक 12:35, अगले दिन का 12:35, अगले दिन का 12:35, तो सारे टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, हर एक सेशन का पूरे पूरे 6 साढ़े 6 घंटे का डेटा आप कंपेयर कर सकते हैं आराम से, और बड़ा टाइम चार्ट कर लेंगे तो हर सेशन का आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट का टाइम फ्रेम ले आएंगे तो और यहाँ पर प्राइस आपको दिखने लगेगा, जैसे अब 1:15 का टाइम दिखने लगा आपको, सब 1:45 का, है ना, इस तरीके से। तो ये प्राइजेक्शन आप इस तरीके से खुद से बिल्ड कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर प्राइस की शुरुआत होती है, ठीक है, प्राइस की शुरुआत यहां पर होती है। आपने क्या देखा, मैंने कहा रेजिस्टेंस मार्क करना है अनटेस्टेड जोन, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, कोई भी एक भी आपसे गलती की संभावना, गुंजाइश मैं नहीं समझता कि आपको करना चाहिए, ठीक है। ये प्राइस यहां से गिरा है, गिरने में समय लिया, ठीक है। अब अगर आप पाएंगे तो 9:25 पर हाई लगे और ये लो लग गए कितने समय पे, 11:35 पे। 9:25 से 11:35 लगभग 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा इतनी गिरावट में, ठीक है। ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया, ऐसा प्राइस जहां से अभी अभी पिछली बार प्राइस गिरकर आया हो और दोबारा वहीं पहुंचे, और ये पहुंचने की गति अगर पिछले समय गिरावट के समय लिए गए टाइम से ज्यादा हुई, पहुंचने के समय लिया गया समय, जब ये प्राइस दोबारा इसको टेस्ट करने पहुंचेगा, ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये अगर अधिक हुआ, पहली बार जब डाउनफॉल हुआ उससे ज्यादा हुआ, ये वाला टाइम ड्यूरेशन, इसका मतलब है बायर यहां पर वीक है। तो देखिए पहली बार लिया 2 घंटे 10 मिनट का समय सेलर्स ने सेल करने में, उसी क्वांटिटी को बाई करने में बायर्स ने कितना समय लिया, 11:35 का ये टाइम है और ये टाइम है अगले दिन का 9:25। 12:35, 1:35, 2:35, 3:30 पे बाजार बंद होता है, 4 घंटे के आसपास समय हो गया, और अगले दिन का पहला 10 मिनट, तो लगभग 4 घंटे। देखिए सेलर्स ने उतनी ही सेलिंग करने में 46,050 के प्राइस को यहां तक लाने में कितना टाइम लिया बताइए। 46,050 का प्राइस ये है और ये है 45,600, तो लगभग लगभग 400 पॉइंट की गिरावट के आसपास का टाइम लिया, 2 घंटा 10 मिनट सेलर ने, ठीक है, 400 पॉइंट को सेल करने में, और उतनी ही खरीदारी करने में बायर्स को कितना समय लग गया, 4 घंटा के आसपास का समय लग गया। तो लगभग 2 गुना स्ट्रांग है कि नहीं है सेलर। जब प्राइस यहां पहुंचा तो हमको ब्रेकआउट देखना है या यहां से रिट्रेसमेंट, दोबारा से पुल बैक देखना है ना। तो देखिए प्राइस जैसे ही एक कैंडल क्लोज करके अंदर आता है, ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी को अप्लाई कीजिए, शॉर्ट्स का पोजीशन लीजिए, ये प्रॉफिट आपके लिए, ये प्रॉफिट किसके लिए है, आपके लिए। बात क्लियर हुआ। जब जब आप टाइम विद प्राइस के कॉन्सेप्ट को ऐसे देखेंगे, आप कहेंगे कोई दूसरा रेजिस्टेंस की बात कीजिए, ये तो मेरे लिए पुराना लगता है सर, कि ये अभी कल की ही बात है हालांकि, लेकिन और रिसेंट और कोई ऐसा रेजिस्टेंस इसको आप देखना चाहें तो मैं यहां पर आपको दिखाऊं। यहां से प्राइस गिरकर गया, ठीक है, गिरकर गया ना, हमको पहला टच देखना होता है, उसके बाद वहां बाइंग सेलिंग क्या चल रहा है वो नहीं देखना, ठीक है। अब गिरकर प्राइस आया, ठीक है, गिरने के बाद यहां देखिए ये 2 कैंडल्स में हम नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचे, 2 कैंडल में, तो 10-10 मिनट के 20 मिनट ये लगे यहां पर पहुंचने में, ये हाई ब्रेक होने के बाद, और फिर इन 2 कैंडल्स को कवर अप करने में कितना समय लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 20 मिनट की खरीदारी है और 70 मिनट की सप्लाई है, वो भी कब, एक रेजिस्टेंस के पास से जब आप लौट रहे हैं तो आपको इस तरीके से गिरना चाहिए कि मैं पहुंचा ऐसे हूं, आप मुझसे डबल दुगनी तेजी से गिरना चाहिए, क्योंकि आप 4 घंटे में उतना मैं खरीद पाया जितना आप 2 घंटे में सेल कर चले गए थे सर। तो अगर आप अच्छे सप्लायर हैं तो ये आपका सप्लाई जोन होना चाहिए, है ना।
ये आपका क्या तरीका हुआ कि मैंने 20 मिनट में इतनी खरीदारी की और आप 70 मिनट में उसको सप्लाई कर पाए, जबकि ये तो आपका शॉर्ट सेल का जोन है। यहां पर आपकी पिछली पोजीशन बहुत एग्रेसिव बनी थी। इसका मतलब है बायर यहां पर स्ट्रांग है। यहां पर इस रेजिस्टेंस पर अब एक टेस्ट हो चुका, अब आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंतजार कीजिए किस बात का? दोबारा से कंपेयर करने का। दोबारा कंपेयर कैसे होगा बताइए? अब देखिए 6-7 कैंडल ये बनी थी, पिछले तुलनात्मक रूप से बायर यहां स्ट्रांग दिखा। अगर इसका ब्रेकआउट भी बायर देखिए 6-7 कैंडल को दोबारा सिर्फ 2 कैंडल में 20 मिनट में दोबारा से ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है अब ये प्राइस लोअर साइड ट्रेड करने की संभावना बहुत कम रखता है रेदर देन हायर साइड, कि अब ये प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, डाउन ट्रेंड की तरफ आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर लगती है। तो देखिए प्राइस यहीं रुका, कंसोलिडेशन किया और हाई की तरफ निकल गया। ये देखिए ब्रेकआउट कब देखना है रेजिस्टेंस का? टाइम विद प्राइस से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने लोगों के साथ जो आपके जिनको आप पसंद करते हैं और जिन आपको लगता है कि उनका इससे कुछ भला हो सकता है उनके पास इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।